स्वागत। आज हम यूरोप के एक ऐसे देश की बात करने वाले हैं जो साइज में भले छोटा हो पर अपनी पहचान बनाने में काफी आगे है। एस्टोनिया। हमारे पास इसके बारे में काफी जानकारी है। एक दस्तावेज है एस्टोनिया, एक विस्तृत परिचय। तो आज का काम है इस जानकारी को ठीक से खंगालना और इसमें से कुछ खास बातें निकालकर समझना कि भाई एस्टोनिया की कहानी क्या है, क्यों ये देश आजकल इतना ध्यान खींच रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं ना। बिल्कुल। और फिर उस चीज पर आते हैं जिसने इसे दुनिया में मशहूर कर दिया है, इसकी डिजिटल पहचान, वो जिसे ई एस्टोनिया कहते हैं। नाम ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। एस्टोनिया, जैसा आपने कहा, उत्तरी यूरोप में है, बाल्टिक सागर के किनारे। इसकी जमीनी सीमाएं लगती हैं पूर्व में रूस से और दक्षिण में लातविया से। और सामने उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी है, उस पार फिनलैंड। अच्छा। राजधानी टैलिन है। ये एक ऐतिहासिक शहर है उत्तरी तट पर। और एक दिलचस्प बात जो शायद कम लोग जानते हैं, एस्टोनिया सिर्फ मुख्य भूमि नहीं है। ओह। हाँ, इसमें 2200 से ज्यादा द्वीप भी हैं। 2200? बाप रे। हाँ, जिनमें सेरेमा और ह्यूमा सबसे बड़े हैं और काफी जाने पहचाने भी। इनकी अपनी अलग संस्कृति और प्रकृति है। कमाल है। खैर, अब आते हैं उस पर, ई एस्टोनिया पर। ये सिर्फ एक फैंसी नाम है या इसके पीछे सच में कुछ है? नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये तो उनकी, आप कह सकती हैं, जीवन शैली बन चुका है। यहाँ करीब 99% सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलती है। 99%। हाँ। आप सोचिए जरा, टैक्स भरना हो, कोई नया बिजनेस रजिस्टर करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हो, लगभग हर सरकारी काम आप इंटरनेट से कर सकते हैं, कहीं से भी। हर काम? लगभग हर काम। और तो और, एस्टोनिया दुनिया का पहला देश था जिसने 2005 में राष्ट्रीय चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग शुरू की थी। 2005 में ही? इतनी जल्दी? हाँ, और तब से ये लगातार इस्तेमाल हो रही है। 99% सेवाएं ऑनलाइन। ये तो प्रशासन के लिए बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम होगा। कागज कम, काम तेज, पारदर्शिता ज्यादा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या आम लोग जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग वो भी इतने सहज हैं इस सिस्टम से? कोई डिजिटल डिवाइड जैसी बात? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एस्टोनिया ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। डिजिटल साक्षरता पर काफी जोर रहा है। सरकार ने बाकायदा कार्यक्रम चलाए हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए। और इंटरनेट की पहुंच भी देश में बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, शुरू में थोड़ी हिचकी रही होगी, जाहिर है, पर अब ये सिस्टम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ तक कि हेल्थ रिकॉर्ड्स भी पूरे डिजिटल हैं। नागरिक और डॉक्टर दोनों उसे सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। और वो बचा हुआ 1%, वो कौन सी सेवाएं हैं? हाँ, वो जो 1% है उसमें गिनी चुनी चीजें हैं जहाँ आपको खुद जाना पड़ता है, जैसे शादी रजिस्टर करनी हो या कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो, जहाँ पहचान का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी समझा जाता है। पर बाकी सब ऑनलाइन है। और हाँ, इसने प्रशासन को यकीनन बहुत कुशल और पारदर्शी बनाया है। ये तो सच में भविष्य की झलक लगती है। और जाहिर है, जब डिजिटल बुनियाद इतनी मजबूत है तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता होगा। क्या आईटी सेक्टर ही सब कुछ है वहाँ? सब कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक बहुत मजबूत पिलर जरूर है। आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी सेक्टर का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। पर इसके अलावा पर्यटन और सेवा क्षेत्र भी काफी बड़े हैं। ओके। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से एस्टोनिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 30,700 यूरो है। ये यूरोपियन संघ के औसत से थोड़ा कम जरूर है, पर यहाँ ये देखना जरूरी है कि एस्टोनिया ने सोवियत संघ से अलग होने के बाद कितनी तेजी से तरक्की की है। हाँ, ये बात तो है। डिजिटल इनोवेशन और एक बहुत वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये लगातार इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं। स्काइप का नाम तो सब जानते हैं, वो यहीं से शुरू हुआ था। हाँ, स्काइप तो पता है। पर उसके अलावा भी वाइज, पहले ट्रांसफरवाइज और बोल्ट जैसी कई ग्लोबल टेक कंपनियां यहीं की हैं। ये दिखाता है कि वहाँ तकनीक और नई सोच के लिए कितना अच्छा माहौल है। अच्छा, तो सिर्फ सरकारी सेवाएं ही डिजिटल नहीं हैं, बल्कि नई तकनीकें और कंपनियां भी वहीं जन्म ले रही हैं। ये तो हुई तकनीक और अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन सामाजिक तौर पर एस्टोनिया कितना आधुनिक है? हमारे स्रोतों में समलैंगिक विवाह का जिक्र था। हाँ, ये एस्टोनिया की एक और पहचान बन रही है, सामाजिक प्रगतिशीलता। 1 जनवरी 2024 से एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी। इसी साल से? जी, इसी साल। और ऐसा करने वाला ये बाल्टिक क्षेत्र यानी लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में पहला देश बना।
और अगर हम थोड़ा और पीछे देखें तो पूरे पूर्व सोवियत ब्लॉक में भी ऐसा करने वाला ये पहला देश है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये दिखाता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक, उदार और समावेशी मूल्यों को अपना रहा है। हाँ, हर समाज की तरह यहाँ भी बहस हुई होगी, अलग अलग मत होंगे, लेकिन आखिरकार इस दिशा में कदम बढ़ाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। वाकई एक बड़ा कदम है, खासकर उस क्षेत्र के इतिहास को देखते हुए। तो क्या ये प्रोग्रेसिव सोच सिर्फ इसी कानून तक है या जीवन के दूसरे पहलुओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में भी दिखती है? नहीं, ये सोच काफी व्यापक है। एस्टोनिया की शिक्षा प्रणाली को दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है। पीसा जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट होते हैं ना, हाँ, उनमें एस्टोनियाई छात्र अक्सर गणित, विज्ञान और पढ़ने में बहुत अच्छा करते हैं। कई बार तो यूरोप के बड़े और अमीर देशों से भी बेहतर। साक्षरता दर तो लगभग 100% है। 100%। हाँ, जो अपने अपने कमाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी भी अच्छी है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स तो हैं ही, पर डॉक्टरों और अस्पतालों का स्तर भी ऊंचा है और इसका असर जीवन प्रत्याशा पर भी दिखता है। पुरुषों के लिए करीब 74.5 इयर्स और महिलाओं के लिए 83.1 इयर्स। ये सब एक स्वस्थ और पढ़े लिखे समाज की तरफ इशारा करते हैं। और वहाँ सरकार कैसे चलती है? आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जिक्र किया था। हाँ, एस्टोनिया एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, मतलब असली पावर सरकार के पास होती है जिसे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, जो अभी क्रिस्टिन मिखाल हैं। राष्ट्रपति अभी अलार करेस हैं, वो स्टेट के हेड होते हैं, पर उनकी भूमिका ज्यादातर सेरेमोनियल होती है, जैसे कानूनों पर साइन करना या देश को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, यानी असली काम प्रधानमंत्री और कैबिनेट का। बिल्कुल, नीतियां बनाना, सरकार चलाना, ये सब। और उनकी संसद को रीगी कोगू कहते हैं। उसमें 101 सदस्य होते हैं, चुनाव हर 4 साल में होते हैं और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होते हैं। भी मौका मिलता है। हाँ, ये सिस्टम यही सुनिश्चित करता है कि अलग-अलग आवाजों को संसद में जगह मिले। तो एक तरफ तकनीक में आगे, सामाजिक रूप से खुले, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या इस सब में पर्यावरण कहीं पीछे छूट गया है या वहां भी एस्टोनिया कुछ अलग कर रहा है? ये एक और दिलचस्प पहलू है। एस्टोनिया यहाँ भी काफी महत्वाकांक्षी है। उन्होंने बड़े साफ लक्ष्य रखे हैं। 2030 तक अपनी बिजली का 100% रिन्यूएबल स्रोतों से बनाना। 100% 2030 तक? हाँ, और 2050 तक पूरी तरह से क्लाइमेट न्यूट्रल बनना, मतलब नेट कार्बन उत्सर्जन 0 करना। ये बहुत बड़े लक्ष्य हैं, खासकर इसलिए कि पहले उनकी ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक ऑयल शेल पर निर्भर थीं, जो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। हाँ, मैंने सुना है ऑयल शेल के बारे में। उन्होंने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी गैस और तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया। ये कदम उनकी सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के लिए अहम है। 100% रिन्यूएबल बिजली 2030 तक, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या उनके पास इसके लिए जरूरी क्षमता है, जैसे सोलर या विंड? और वो ऑयल शेल से हटना कितना मुश्किल रहा होगा? हाँ, लक्ष्य बड़े हैं, पर नामुमकिन नहीं। एस्टोनिया में हवा से बिजली बनाने की काफी क्षमता है, खासकर उनके तटीय इलाकों और द्वीपों पर। वो समंदर में भी विंड फार्म्स लगा रहे हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और बायोमास, मतलब लकड़ी और खेती के कचरे से ऊर्जा, वो भी जरूरी है, क्योंकि देश का काफी हिस्सा तो जंगल है। अच्छा, ऑयल शेल से हटना बेशक एक चुनौती रही है, वो वहीं मिलता था और उस पर आधारित इंडस्ट्री में बहुत लोग काम करते थे। सरकार अब जस्ट ट्रांजिशन की कोशिश कर रही है, मतलब प्रभावित लोगों को नए मौके देने की। रूसी ऊर्जा से हटना भी आसान नहीं था, पर उन्होंने तेजी से LNG टर्मिनल्स वगैरह का इंतजाम किया। ये दिखाता है कि वो बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। और ये पर्यावरण के लिए उनकी चिंता शायद इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके पास बचाने के लिए काफी कुछ है। आपने जंगलों का जिक्र किया था। बिल्कुल। जानकारी के हिसाब से एस्टोनिया का लगभग आधा हिस्सा, करीब 50% जंगलों से ढका है। यूरोप के सबसे ज्यादा जंगल वाले देशों में से एक है ये। आधा देश जंगल? हाँ, प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, उनकी पहचान का हिस्सा है। इसीलिए नेचर कंजर्वेशन पर बहुत जोर है। उनके पास 6 नेशनल पार्क हैं। लेहमा नेशनल पार्क सबसे मशहूर है शायद। इसके अलावा 231 नेचर रिजर्व और 154 लैंडस्केप रिजर्व हैं। ये सब मिलकर देश के एरिया का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। वाह! और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी कमाल की है। यूरोप के कई बड़े जानवर जो बाकी जगह कम हो गए हैं, यहाँ अच्छी तादाद में हैं, जैसे ग्रे वुल्फ, यूरेशियन लिंक्स, ब्राउन बियर। करीब 64 तरह के स्तनधारी जीव मिलते हैं यहाँ।
ये सब दिखाता है कि वो विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने घने जंगल, नेशनल पार्क, जंगली जानवर, ये तो नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग जैसा होगा। और इस प्राकृतिक सुंदरता के साथ क्या सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही मजबूत है? टैलिन के पुराने शहर के बारे में तो काफी सुना है। हाँ, टैलिन का पुराना शहर, जिसे वो वैनिलिन कहते हैं, वो तो जैसे किसी कहानी की किताब से निकला लगता है। ये उत्तरी यूरोप के सबसे अच्छे संरक्षित मध्ययुगीन शहरों में से एक है, इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अच्छा। वो पत्थर की घुमावदार गलियां, नुकीली छतों वाले रंगीन घर, पुराने चर्च, टाउन हॉल स्क्वायर, आपको लगता है आप कई 100 साल पीछे चले गए हैं। टूरिस्ट के बीच ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन एस्टोनिया की संस्कृति सिर्फ टैलिन तक नहीं है। देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है तार्टू, दक्षिण में, वो भी बहुत अहम है। तार्टू को एस्टोनिया का मतलब इंटेलेक्चुअल और कल्चरल सेंटर माना जाता है। देश की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वहीं है। तार्टू में? हाँ, तार्टू अपनी न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर और कई अच्छे म्यूजियम्स के लिए जाना जाता है। और जैसा कि स्रोत में भी है, तार्टू 2024 के लिए यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर भी रहा है, तो इससे उसे और पहचान मिली। तो हाँ, यहाँ इतिहास, कला, संस्कृति सबका खजाना है। मध्ययुगीन टैलिन और इंटेलेक्चुअल तार्टू, काफी विविधता है। अब जरा एस्टोनिया को दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। इसकी लोकेशन, खासकर रूस जैसे बड़े पड़ोसी के साथ, इसे जियोपॉलिटिकली काफी सेंसिटिव बनाती है ना? है ना? इस सिचुएशन को ये देश कैसे हैंडल करता है? नेटो और ईयू की सदस्यता कितनी अहम रहा उसके लिए? ये उनकी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जैसा आपने कहा, एस्टोनिया 2004 में ही यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों का मेंबर बन गया था। ये सदस्यता उसके लिए सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पार्टनरशिप नहीं है, ये उसकी आज़ादी और सुरक्षा की गारंटी है। गारंटी? हाँ, एक तरह से रूस के साथ बॉर्डर है और सोवियत कब्जे का उनका अपना इतिहास है। इस वजह से रूस को लेकर उनकी पॉलिसी हमेशा से बहुत प्रैक्टिकल और अलर्ट रही है। 1991 में आज़ादी दोबारा मिलने के बाद से ही रूस के साथ रिश्ते कभी बहुत आसान नहीं रहे हैं। और 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद तो एस्टोनिया ने बहुत सख्त स्टैंड लिया है। वो यूक्रेन के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक रहा है। उसे बड़े पैमाने पर मिलिट्री, फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन मदद दी है। अगर आप जीडीपी के अनुपात में देखें तो एस्टोनिया यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद देने वाले देशों में है। अच्छा, अपने जीडीपी के हिसाब से? हाँ, वो यूएन और नेटो के अंदर भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन की मदद बढ़ाने के लिए लगातार आवाज उठाता रहा है। नेटो की जो कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है, आर्टिकल 5, वो उसे सुरक्षा का वो कवच देती है जो इस मुश्किल पड़ोस में बहुत जरूरी है। तो मतलब एस्टोनिया अपनी सुरक्षा के लिए वेस्टर्न अलायंस पर काफी निर्भर है और साथ ही खुद भी एक्टिवली इंटरनेशनल अफेयर्स में रोल प्ले कर रहा है, खासकर यूक्रेन के मामले में। ये तो उनकी विदेश नीति की एक क्लियर डायरेक्शन दिखाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक पैसिव मेंबर नहीं है, वो अपनी आवाज उठाता है, खासकर उन मुद्दों पर जो उसकी सुरक्षा और उसके मूल्यों से जुड़े हैं। उसकी विदेश नीति में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान, ये सब मुद्दे भी अहम हैं। और वो डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरिया में अपनी एक्सपर्टीज को दुनिया के साथ शेयर भी करता है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, ये डिजिटल पावर हाउस, सामाजिक रूप से प्रगतिशील, पर्यावरण के प्रति जागरूक, संस्कृति और इतिहास से भरपूर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साफ और मजबूत आवाज वाला देश, तो एस्टोनिया की क्या तस्वीर उभरती है? इसका क्या मतलब निकलता है? यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकलती है वो ये है कि एस्टोनिया एक कमाल का उदाहरण है। कैसे एक छोटा सा देश जिसके पास शायद बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स ना हो और जो एक मुश्किल जियोपॉलिटिकल माहौल में हो, वो अपनी समझदारी, अपनी दूरदर्शिता और हिम्मत से दुनिया में अपनी खास जगह बना सकता है। उसने तकनीक को अपनाया, पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने और लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए। उसने सामाजिक खुलेपन को चुना, उसने पर्यावरण की चिंता को अपने विकास का हिस्सा बनाया और उसने दुनिया के मंच पर अपने उसूलों पर टिके रहना सीखा। ये सब मिलकर एस्टोनिया को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक आइडिया बनाते हैं। एक आइडिया? हाँ, एक ऐसा विचार कि साइज से फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच और आपके काम से फर्क पड़ता है।
ये मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, नेचर और डिप्लोमेसी का एक ऐसा मिक्सचर पेश करता है जो वाकई में यूनिक है। वाकई आज की इस चर्चा से एस्टोनिया की एक बहुत गहरी और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर सामने आई है। ये सिर्फ नक्शे पर एक छोटा सा देश नहीं, बल्कि कई मायनों में भविष्य की तरफ इशारा करता हुआ एक राष्ट्र है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एस्टोनिया ने जिस तरह से डिजिटल गवर्नेंस यानी ई गवर्नेंस को अपनी पहचान बना लिया है, क्या ये मॉडल दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अपनाने लायक है? खासकर उन देशों के लिए जिनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां बहुत अलग हैं। अगर हां, तो उन्हें एस्टोनिया के अनुभव से क्या सीखना चाहिए और किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।